सर जैसे आजकल के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट किया जाता है और तरह तरह की बीमारियां उससे हो रही हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम आम जनता किस तरीके से टेस्ट करें उसको कि हमें पता चल जाए कि भाई इसमें ऐसे कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं या ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए सीजनल तो। फ्रूट खाना चाहिए। ऑफ हम्म। सीजन में तो अब बचाएगा तो कुछ ना कुछ डालेगा ही डालेगा, केमिकल डालेगा हम्म। या कोटिंग करेगा या हम्म। प्रिजर्वेटिव डालेगा। हम्म। और ये सब केमिकल है। हम्म। पपाया है, वो भी हम्म। आर्टिफिशियल राइपंड है। हम्म। मैं आपको बताऊं, हम्म। पपाया पूरा पका हुआ है, हाँ, लेकिन जब काटेंगे तो उसमें जूस नहीं होगा। और सर जैसे आम जनता दूध तो पीते ही हैं, मतलब हाँ पी जी, हाँ लेते जी। हैं। उसको टेस्ट कैसे किया जाए कि ये मिलावटी है या पानी मिला रखा है या देखिए, केमिकल। जो सबसे आसान तरीका है कि हम्म। दूध को अगर आप एक प्लेट ले लें और हम्म। प्लेट के कोने पे आप उसको डालें दूध को, हम्म। अगर वो एक लाइन में चलता है, हम्म। इसका मतलब उसमें अडल्ट्रेशन नहीं है। नहीं। ये बड़ा आसान सा है, मैं आपको। हम्म। दूसरा क्या है, लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपको एसिडिटी होती है, हम्म। आपको पेट में अल्सर है, हम्म। आपको हल्दी नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमारा लिक्विड शुगर है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। अगर फ्रिज में रखने के बाद हम्म। लड्डू आपका हम्म। सख्त नहीं हुआ, हम्म। क्योंकि जो शुगर है वो तो क्रिस्टलाइन हो जाएगी, हम्म। तो समझ लीजिए लिक्विड शुगर। लोगों में डायबिटीज क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? हम्म। और कारण तो है ही हैं, हम्म। लेकिन ये लिक्विड शुगर तो सबसे पहला कारण है। हम्म। आप रात को बादाम या किशमिश भिगो दीजिए पानी में, हम्म। आप सुबह पानी का हाल देखिए। हम्म। अगर आपने बिना वॉश किए हुए ड्राई फ्रूट्स खा लिए, हम्म। तो आप समझ लिए कितना एडिटिव और कितने प्रिजर्वेटिव आपके अंदर जाने वाले हैं। अब अगर आप बादाम को रख दो, ओपन में रख दो, उसमें कीड़ा नहीं लगता साल भर तक। कीड़ा क्यों नहीं लगता? क्योंकि केमिकल है उसमें। जैसे भी हमारे मोदी जी गए थे ना इसराइल में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सी वाटर को ड्रिंकेबल और उन्होंने कंज्यूम भी किया, मोदी हाँ जी जी। ना। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? रिवर्स ऑस्मोसिस की जो टेक्नोलॉजी है, अच्छा। वो सब जगह है। आपका हम्म। सिंगापुर में भी है, सिंगापुर में भी सी हम्म। वाटर यूज़ होता है। हम्म। दुबई में भी, इसराइल में भी यूज़ होता है, बहुत सारे हम्म। कंट्रीज़ हैं। तो जितने डिजास्टर आए हम्म। उत्तराखंड, हम्म। ये कहाँ आए? हम्म। रिवर के किनारे। हम्म। आप ये देखो, हमारे बुजुर्ग कितने होशियार थे। हम्म। वो रिवर के कैचमेंट में बसते तो थे, हम्म। लेकिन रिवर के कैचमेंट को एनक्रोच नहीं करते थे। अंतर है दोनों में। नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद दीप्ति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रिजमोहन शर्मा, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं। 40 साल से भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, जैसे कि वाटर टेस्टिंग कैंपेन, फूड एडल्ट्रेशन अवेयरनेस, लो कॉस्ट सोलर लाइट्स, एलईडी विलेज और एनर्जी सेविंग इनिशिएटिव्स जैसे अनगिनत कामों से लाखों की जिंदगियों को छुआ है। नासा और इसरो के वैज्ञानिकों के साथ वो मंच साझा कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीप्ति जी। सर, मैंने तो आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। आप हमारे दर्शकों को बताइए सर अपने बारे में, किन किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है। हमारी जो जर्नी रही है ना, वो बड़ा अलग तरीके से है। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा कॉमन मैन है। आम आदमी की जो ज़रूरतें हैं, दिक्कतें हैं, उनको ध्यान में रख के हम इनोवेशंस करते हैं, उनमें ही रिसर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने, जब मैं एमएससी में था, तो एमएससी में हमारे घर में दूध देने आता था गांव से, दूधली से। तो माता जी बोलती थी कि भाई यार, इसके दूध में पानी होता है, तू साइंस पढ़ता है तो तेरे को पता नहीं है पानी कैसे टेस्ट करते हैं इसमें। और ये हकीकत थी, एमएससी करने के बाद हमें पता ही नहीं था कि दूध में पानी कैसे, हमें मालूम नहीं हुआ। और मुझे 4 दिन लग गए लैक्टोमीटर के बारे में पता करने में। उस ज़माने में लैक्टोमीटर जो आता था वो ₹2.5 का आता था, और आज भी लैक्टोमीटर जो है ₹25 का आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरे किसी के घर में लैक्टोमीटर होगा। तो साइंस ने हमें ये मौके दिए हैं कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। तो वो माँ के उस प्रश्न ने मुझे अडल्ट्रेशन कैंपेन की तरफ धकेल दिया, और हम लोगों ने वहाँ से ये सोचा कि अगर मतलब एक पढ़े लिखे आदमी, साइंस में भी केमिस्ट्री के आदमी के पास, जो कि रस के बारे में पढ़ता है, केमिस्ट्री मतलब रस, रसायन, तो अगर उसको ये नहीं मालूम कि यार उसका दूध में पानी है, तो क्यों ना यार इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया जाए कि बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, प्लानर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बताया जाए कि यार इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे ही उसी समय की बात है, 1 साल बाद की, कि वाटर में हमेशा गर्मी होती थी,
और गर्मी में जो है हमेशा आपको फिलोसफिकल खबरें सुनने को मिलती थी कि हैजा हुआ पानी खराब था, हैजा हुआ ये पीलिया हुआ पानी खराब था, लेकिन साइंटिफिकली हम उस जो कंटेंट है उसको एड्रेस नहीं करते। तो हमने कहा यार, क्योंकि उस समय रिसर्च कर रहे थे, हमारे कई साथी भी थे, तो हमने कहा कि यार एक वाटर क्वालिटी के ऊपर एक अवेयरनेस भी की जाए और पूरे शहर का पानी भी टेस्ट किया जाए। तो शुरू में हम लोगों ने जो है 3 साइट्स ही रखी थी। एक तो मलिन बस्ती रखी थी, एक दालन वाला जो वो है, एक चुक्कू वाला जैसे डेंस कॉलोनी, इस तरह की कॉलोनियों को सेग्रीगेट किया और वाटर क्वालिटी टेस्ट की, उसको जो है लोगों को बताया और उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा, जिसको सबसे पहले जो है हिमाचल टाइम्स था, उस समय 2 ही अखबार होते थे, द हिमाचल टाइम्स और दून दर्पण, यही थे बड़े अखबार। उस समय नेशनल अखबार आते थे, हिंदुस्तान हो गया, इंग्लिश के टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, नवारा टाइम्स भी था, डॉक्टर वसीम उसके एडिटर थे यहाँ पे, तो वो आते थे। तो सबसे पहले हिमाचल टाइम्स ने विजय पांडे जी को हमने वो आर्टिकल दिया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी। उनका एक्सपोजर बहुत था बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब इस तरह की तो चीज़ें कोई करता नहीं है, और ये तो बहुत अच्छी है कि अगर हम साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि पानी में क्या फीकल कॉलीफॉर्म है, क्या आपका पीएच है, क्या आपका टोटल कॉलीफॉर्म है, टीडीएस है, हार्डनेस है, ये क्या क्या है। तो इसमें 2 फ़ायदे ये भी हुए कि प्रेस को भी ये जानने का मौका मिला। हमने जो भी स्टडी की दोनों में, वो प्रेस को भी बताई। प्रेस को बताने से ये फ़ायदा हुआ कि प्रेस उसको समझने लगी कि मिलावट साइंटिफिकली क्या मतलब है, और दूसरा आपका पानी की क्वालिटी है उसका क्या मतलब है। तो उस तरह से हम काम करते रहे। फिर नीड बेस्ड था, अब वाटर क्वालिटी आपने टेस्ट कर ली, अब आपके पास तो लैब थी, अब आम आदमी कैसे टेस्ट करेगा। तब हम लोगों ने एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की जो है जल कसौटी करके एक छोटा किट बनाया, और उस किट को हमने स्कूल्स में वर्कशॉप्स की, कॉलेजेस में की, वीमेंस के ग्रुप्स को सिखाया कि ये जैसे आपके घर में थर्मामीटर होता है बुखार नापने के लिए, वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट होना चाहिए। इसी तरह से 2000 में हमने एडल्ट्रेशन टेस्ट किट बनाया। वो भी हमने इसलिए ही बनाया कि घर में जो है एक महिला, एक बहन, वो अपनी उसको खाना जो भी बाजार से लेके आती है उसको टेस्ट कर सके, और वो बहुत आसान था, क्योंकि वो किट बनाने के पीछे जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो केमिकल हैं वो पौंड में आते हैं। अब पौंड लेके एक महिला क्या करेगी, तो हमने उसको 100 रुपये में किट बनाया था। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग का जो है 150 रुपये में किट बनाया था, जो कॉस्ट आ रही थी उसकी। और हमने उसके साथ जो मैनुअल दिया था कि अगर कोई चाहे, हमारा इंटरेस्ट बेचना नहीं था, हम उसको बेचना नहीं चाहते थे, हम उसके मैनुअल में साफ लिखा था कि एडल्ट्रेशन टेस्ट किट बनाना है तो कैसे बनाना है, आपका वाटर क्वालिटी टेस्टिंग किट बनाना है तो कैसे बनाना है। बहुत सारे स्कूल्स को बनाना सिखाया। अच्छा, सिर्फ ये है। तो उस तरह से ये कैंपेन फिर आगे चलता रहा, और लाइफ के साथ जो है उस समय सेपरेट स्टेट मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ, हम लोग उसका भी हिस्सा रहे। उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चे का हिस्सा रहे हम लोग, और उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चे का जो मेन काम था वो ये था कि समाज को नारे देना, यूथ को जो है नुक्कड़ देना, गीत देना। इसमें गिरदा वगैरह जो है, नैन सिंह नेगी जी गिरदा, मदन मोहन डुकलान, डॉक्टर सुनील कैंथोला, और इस तरह का एक पूरा लोग, नवनीत आजकल बड़ा मतलब हो गया, उस समय बच्चा था, नई सड़क करके एक थिएटर हुआ था उस समय। तो उस मूवमेंट का भी हिस्सा रहे, और उस मूवमेंट में पूरे उत्तराखंड घूमने का मौका मिला। उत्तराखंड घूमने का मौका मिला, तो मैं उस समय डीएवी कॉलेज में एडॉक पे पढ़ाता था। तो वहाँ पे केमिस्ट्री का लेक्चरर था, तो मुझे ये लगा कि यार जो साइंस है वो बड़ी चीज़ें तो बड़े लोग कर लेंगे, बड़ी लैब्स कर, डीआरडीओ है, कलाम साहब हैं आपका, तो ये सब कस्तूरी रंगन जी हैं, तो ये सब कर लेंगे, हमें छोटे छोटे काम करने चाहिए। तो मैंने डीवी कॉलेज से अपने आप को, मेरे सारे साथी वहीं जॉब करते हैं, तो उससे विड्रॉ करके तब हम लोगों ने स्पेक्स बनाया। और स्पेक्स एक साइंटिस्ट का ग्रुप था, जिसमें हमारे बहुत सारे सीनियर्स भी थे, जूनियर्स भी थे, और आइडिया ये था कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम जो कॉमन आदमी को आती है उसको लेंगे, उस पर इनोवेशन करेंगे। जैसे ये किट्स कैसे बनी, किट ऐसे थोड़ी है, हम पहले सोचा हमने वाटर क्वालिटी टेस्ट करेंगे तो किट बना के ले जाएंगे, नहीं, प्रोसेस में लगा कि किट भी होनी चाहिए। अब वाटर क्वालिटी की प्रोसेस में ही लगा कि एक वाटर फिल्टर होना चाहिए जो लो कॉस्ट हो, जो हार्डनेस, कि जो हमारा जो देहरादून का प्रॉब्लम है वो है हार्डनेस, दूसरा है कॉलीफॉर्म, क्योंकि पाइपलाइन बहुत पुरानी है। हार्डनेस क्या करता है, जो पाइप है आपका उसके अंदर जो है ना लेयरिंग कर देता है, तो बहुत सारे पाइप हैं,
6 इंची के लगाए थे वो 2 इंची के रह गए क्योंकि लेयरिंग होती गई, वो होती चली गई। तो जो दूसरा है कि सीवेज सिस्टम उसके पैरेलल हैं, कहीं पे नालियां हैं, कहीं से लीकेज हुआ क्योंकि पुरानी पाइपलाइन है तो लीकेज होगा। और लीकेज कब दिक्कत करता है कि जब हमारा पानी चला जाता है, तो जब पानी चला जाता है तो पाइप्स के बीच में वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होता है तो आसपास की गंदगी को वो उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब पानी आएगा तो वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो फिर आपको तोहफे के रूप में एडिशनल उसमें मिलेगा। तो उस तरह का हमने कहा ये पूरी की पूरी कैंपेन को हम इस तरह ले जाते हैं। एक वाटर फिल्टर बनाया, और वाटर फिल्टर बनाया तो अब वाटर फिल्टर बना लिया, अब हम अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो बन नहीं सकते थे, तो फिर हमने IIT गए हम लोग दिल्ली में, उससे वहाँ सर्टिफाइड कराया, और वो अकेला फिल्टर था अभी तक भी जो कि जो है IIT ने सर्टिफाइड किया था, उसको टेस्ट करके, और उसको फिर हमने लोगों को बताया। फिल्टर भी हमने बेचा नहीं, हमने लोगों को फिल्टर बनाना सिखाया। अच्छा, लोग अपने आप बनाते हैं उस फिल्टर को? उस फिल्टर को लोग अपना बनाते हैं, मतलब जो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, बेचा नहीं है। अच्छा। तो हमने वहीं से सोचा था पहले से ही, हम कोई भी चीज़ डेवलप करेंगे, इनोवेशन करेंगे, हम पेटेंट नहीं कराएंगे। बहुत लोग नाराज हुए, दोस्त लोग नाराज हुए, घर वाले भी नाराज हुए, टीचर्स लोग भी नाराज हुए कि नहीं पेटेंट कराना चाहिए। तो हमने कहा ना, पेटेंट नहीं कराएंगे, ये हम जनता को देंगे, दुनिया को देंगे। तो हमने अभी तक लगभग 27 इनोवेशंस की हैं और हमने कोई पेटेंट नहीं कराई। हम लोगों को देते हैं, अगर उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है, उससे वो 2 पैसे कमा सकता है, तो मेरा तो दिमाग लगा है, तो क्यों नहीं, वो मेरा ही क्यों हो, ब्रिजमोहन का क्यों हो, ब्रिजमोहन को कोने में सीधा सीधा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो 2004 में जो है LED बल्ब बना लिया था, जब हेलोनिक्स और फिलिप्स हिंदुस्तान में आए नहीं थे, जुगाड़ करके बना लिया था। उसकी एक लंबी कहानी है, अलग से कभी सुनाएंगे। तो इनोवेशन, और मेरा अपना ये मानना है कि जो ब्रेक थ्रू इनोवेशंस हैं ये ज़्यादा लोगों के काम आती हैं। मैं आपको बताऊँ, हम आसाम में गए, वहाँ जो पायरन में इसमें पानी में आयरन बहुत था। मैं आपको बंगाल में गए, लेड वगैरह थे, तो उसी के हिसाब से सिस्टम्स को डेवलप किया, उसी के हिसाब से लोगों को सिखाया। अब वो फिल्टर खरीद ही नहीं सकता, उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है, तो कम्युनिटी का बनवा दिया। कम्युनिटी ले ली, जैसे गांव में 50 घर हैं तो उनका एक बड़ा फिल्टर बना दिया कि पीने का पानी इससे ले लो। अच्छा, कॉमन बन गया और सभी विलेजेस सब उससे ले सकते। और दूसरा है, हमने जो फिल्टर बनाया ना, उसको खुद कैलिब्रेट कर सकते हो। 15 रुपए में खुद कैलिब्रेट हो जाता है, और आपको पता होता है कि अभी जितने भी फिल्टर्स हैं बाजार में, आप देखेंगे तो कैलिब्रेशन उसका कंपनी करती है। एक बार ये कर्नल ब्राउन के वाटर फिल्टर्स लगे थे, और बाद में उन्होंने उसको चेंज कराया कैंडल को। तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये जरा क्या आप इसको टेस्ट कर देंगे? मैंने कहा श्योर। जब हमने टेस्ट किया तो 6 नई कैंडल डाली थी, लेकिन वो कैंडल काम नहीं कर रही थी। तो आप कैसे, जब वो देखिए बाजार क्या है, जब आपसे पैसा लेता है ना तो चेक करता है ये 500 रुपए का नोट नकली है, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है। पढ़ा लिखा समाज है, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो हमने कोशिश की है कि हम समाज की लैब बने, समाज के वैज्ञानिक बने, कि अगर आपको, हम ओपनली कहते हैं कि अगर आपको मिलावट, किसी चीज़ में मिलावट की दिक्कत है, आप हमारे पास आइए, हम पैसा भी चार्ज नहीं करते, आप उसको टेस्ट करा लीजिए, हम आपको बता देंगे और क्या प्रिकॉशंस हैं, और उस तरह से आगे आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ गए, और उनके साथ हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस में ये दोनों किट पूरे हिंदुस्तान में गई, और ये हमारे लिए उत्तराखंड के लिए गौरव की बात थी कि हमने, आप सोचिए, हर डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को ट्रेन भी किया, उनको किट्स बनाना सिखाया, और उन्हें ईयर ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस में पूरे उसमें इसको टेस्ट किया। इसके बाद हमारा जो कैंपेन स्टार्ट हुआ वो एनर्जी एफिशिएंसी। ये एक्चुअली क्या था ना, लोगों के बीच में जाते थे, प्रॉब्लम्स आती थी। हम लोग क्लाइमेट चेंज पे एक लेक्चर सीरीज कर रहे थे, तो एक बच्चा था कौसानी में, नब्बू ना, उसने एक सवाल कर दिया कि दादा यार, तुम बात कर रहे हो एनर्जी एफिशिएंसी की है, और यहाँ तो वोल्टेज कम आती है पहाड़ में, तो हम 100 वाट 200 वाट का बल्ब लगाएं तो उसको पढ़ने में बड़ी रोशनी जो है मंदा में होती है, तो हम उसे आंखें दर्द करती हैं, पानी आ जाता है, तो हम पढ़ाई कैसे करें और एनर्जी एफिशिएंसी कैसे करें? तब ये लगा कि यार बात तो उसकी सही है। तब उस समय हमने जो है 2 वाट का LED जो है रीडिंग लैम्प बनाया था, और वो नब्बू को दिया भी गिफ्ट करके। और उसके एक सवाल ने और पागल किया कि उसने कहा कि मेरा तो हो गया, मेरे दोस्तों का क्या है? फिर हमने उस कैंपेन को आगे बढ़ाया। अच्छा। और फिर इस तरह से हमारी एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन स्टार्ट हुई। अब LED बल्ब बना दिया। LED बल्ब बनाने में एक खूबसूरती क्या थी, साइंटिस्ट ने ये सोचा था जब LED बनाया था कि वो रिपेयर हो सके।
तो हमने रिपेयरिंग का प्रोटोकॉल डेवलप किया। आज की डेट में 18 स्टेट में हम लोगों ने रिपेयरिंग के लोग हैं जो अपनी पंचायत के बीच में, जो अपने इलाके में एलईडी बल्ब खराब होता है तो उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, खुद ही रिपेयर करते हैं। यहाँ पे भी है। और ये काम हमने उनके लिए किया, उनके साथ किया जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, टेक्नोलॉजी और स्किल्स का पढ़े लिखे से कोई लेना देना नहीं है। आपके कैमरे लगे हैं, इसको आप किसी अनपढ़ आदमी को ठीक से, हाँ उसका डिवोशन हो, उसकी नीड हो, डिवोशन हो तो वो सीख लेगा। तो यहाँ पे भी हैं, गुड्डी देवी हैं यहाँ पे रानी पोखरी में, कभी जाएं आप उनसे बात करें। तो ऐसे ऐसे लोगों को छांट के हमने कोशिश की और आज की डेट में वो नया बल्ब भी बनाती हैं, एनर्जी एफिशिएंसी में जो है, मतलब क्या नहीं करती वो। एंटरप्रेन्योर हैं बढ़िया। तुलसी देवी हैं हरिद्वार में, ऐसे ही इधर अशोक है, ऐसी एक सीरीज है 18, मतलब तकरीबन 18 स्टेट में। और मोर देन 600 लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं ऐसे, जो से शुरू में तो थोड़ा वो करते थे, भैया कुछ कमाई नहीं हो रही है, हफ्ते में 100 रुपये आए, 50 रुपये आए। लेकिन अब आज की डेट में जो पुराने लोग हैं आराम से पार्ट टाइम में 1-1.5 घंटा 2 घंटा यूज करते हैं, 8-10 हज़ार रुपये उनके मिनिमम बनते ही बनते हैं। फिर लगा कि अभी ये जो एलईडी की जो आपकी लड़ियाँ आती हैं, इनको भी रिपेयर करना सिखाया। तो अब ये पुरानी को रिपेयर भी करती हैं, उससे भी पैसे कमाती हैं और नए बना के भी बेचती हैं। बैम्बू से लैंप्स बनाना सिखाया कि बैम्बू कार्विंग लैंप, बैम्बू की लाइफ जो है ना, आपको पता है आयरन से ज़्यादा होती है। आयरन की भी उतनी लाइफ नहीं होती जितनी बैम्बू की होती है, अगर उसका ट्रीटमेंट ठीक हो। तो बैम्बू कार्विंग ना, नॉर्थ ईस्ट वाले बैम्बू पीलिंग पे काम करते हैं। वी आर द पायनियर। हमने उनको भी बैम्बू कार्विंग सिखाया नॉर्थ ईस्ट को, जबकि बैम्बू में उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और हकीकत बात है। तो उनको भी, उनके ग्रुप्स भी आए हमारे यहाँ। हमने तो बैम्बू लैंप्स भी हमने सिखाया, जेल के कैदियों से लेके महिलाओं से लेके और सबको, बच्चों को, बड़ों को। तो इस तरह का हमारा जो है जर्नी आगे चलती रही। और फिर हमें लगा कि जैसे ये हमने केंद्र खोले हैं, इनको जो हमारे फेस्टिवल है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो फेस्टिवल आय के स्रोत भी हैं। तो दिवाली पे ये क्या करते हैं, लड़ियाँ बनाते हैं, दिए बनाते हैं। अब जैसे गोबर के दिए का कैंपेन हमारा है। तो अभी आप सोचो ना कि एक दिए में जितनी मिट्टी लगी, वो मिट्टी हम पता है सैकड़ों साल में बनती है। उतनी मिट्टी, 1 ग्राम मिट्टी बनने में सैकड़ों साल लगते हैं। और हम क्या करते हैं, उस मिट्टी को लेते हैं और उसको पकाते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। आप सोचो दिवाली पे कितनी मिट्टी वेस्ट होगी। तो एक कैंपेन है हमारा, गोबर के दिए बनाना। गोबर के दिए बनाने से क्या है, गोबर तो रोजाना मिलता है, गाय भैंस रोजाना देते हैं, तो रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। उसको बनाओ और बनाने के बाद जब उसको यूज कर लो तो आप अपने गमले में लगा दो, खेत में डाल दो, जहां आप डाल दो, तो एक अच्छा मैन्योर भी बन जाएगा। तीसरा उसका फायदा यह है कि आपके जो बंदा बना रहा है उसकी आय भी बढ़ेगी। तो सॉइल कंजर्वेशन का ये कैंपेन है हमारा। और जो हम, अच्छा गोबर कई जैसे शहर है, अभी देखिए नगर निगम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गोबर ही है, क्योंकि शहर के बीच में डेयरियां हैं और ये मच्छर हो जाते हैं, ये होते हैं। तो अगर इनको ये भी सिखाया जाए तो आप सोचिए हर घर में 10 दिए लगेंगे। अगर देहरादून में आप मान लें 15 लाख या 20 लाख लोग लगे हैं, तो इतने दिए लगेंगे तो कितने लोग बनाएं, तो इतनी इनकम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम्स को इनकम के साथ जोड़ने का भी हमारा इंटरेस्ट बहुत रहा है। तो ये इस तरह का कैंपेन। अच्छा। सर, जैसे आप ना, जो कॉमन लोग हैं उनको किस तरीके से आसान भाषा में सिखाते हैं कि भाई वो खुद ही से वो असेंबल कर रहे हैं? हम तो बल्कि साइकोलॉजी के भी लोग नहीं हैं। अच्छा। भाई साइकोलॉजी तो लोगों से सीख ली। हाँ जी, हाँ जी। तो सिर्फ हमने तो डेफ एंड डम्ब के साथ भी काम किया है। अच्छा। डेफ एंड डम्ब को भी सिखा दिया, मैं आपको बताऊं। तो स्किल, आप एक तो सबसे बड़ी बात है आपकी रुचि होनी चाहिए सिखाने में। पहले तो गुरु का क्या है, जो अगर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु का क्या है, उसको अपने जो स्टूडेंट है उसके लेवल से नीचे आना पड़ेगा, जिससे कि उसका ट्रस्ट आ जाए, और ट्रस्ट आके फिर आराम से हो जाएगा। तो हमने तो डिसेबल्स के साथ काम किया है, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। तो कॉमन आदमी की तो बात ही है, अनपढ़ आदमी को सिखाना बहुत। मैं आपको बताऊँ, जो वाटर क्वालिटी कैंपेन करते थे तो हम 5th क्लास का बच्चा जो हमारा फीकल कॉलीफॉर्म टेस्ट करता था, MSc का स्टूडेंट उतनी एक्यूरेसी से नहीं करता था, क्योंकि उसका जो है ना डिस्ट्रैक्टेड नहीं है उसका माइंड,
उसका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है। हम्म, तो एक्यूरेसी रिसर्च की, तो मैं कई बार ये भी एडवोकेसी करता था कि ये छोटे बच्चों को रिसर्च में लाना चाहिए हमारे को आगे जो है ना, क्योंकि इनको जो सिखाओगे, एमएससी वाले को भी तो सिखा रहे हो, इनको सिखा दो। तो वो हमने देखा, तो उस फॉर्मेट में चीज़ें आगे बढ़ी। अच्छा सर, जैसे आजकल के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, है ना, उसमें कार्बाइड यूज़ किया जाता है और तरह तरह की बीमारियां उससे हो रही हैं। तो आप हमें ये बताइए कि हम आम जनता किस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं उसको, कि हमें पता चल जाए कि भाई इसमें ऐसे कलर्स यूज़ किए जा रहे हैं या ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं। देखिए, अगर इसको कई हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं बताऊँ, जैसे एक तो फ्रूट्स को है, एक वेजिटेबल्स हो गया, एक पल्सेस हो गया, ऑयल्स हो गया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, स्पाइसेस हो गया। इसको इस तरह से अगर हम डिवाइड करें, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ खाली पानी से, क्योंकि पानी जो है ना एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, वाटर जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अभी मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि इस समय जितनी भी फ्रूट्स मिल रहे हैं, या तो वो आर्टिफिशियली राइपन है एक, या उनके ऊपर कोटिंग हो रखी है। दो तरह का है, मैं आपको फ्रूट है। ओरिजिनल फ्रूट आपको कौन सा मिलेगा? जो सीजनल है। अभी जैसे अमरूद है, आपको सीजन है, कोई गांव वाला अपनी टोकरी में लेके बैठा होगा, आपको बेसिकली वो खाना चाहिए। अच्छा, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनल फ्रूट खाना चाहिए। ऑफ सीजन में तो अब बचाएगा तो कुछ ना कुछ डालेगा ही डालेगा, केमिकल डालेगा या कोटिंग करेगा या प्रिजर्वेटिव डालेगा, और ये सब केमिकल है, हार्मफुल तो है ही है। इनिशियली हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं सर? एक देखिए, सिंपल सा एक तरीका। सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बताऊं। जैसे बनाना लेते हैं, अगर बनाना लेंगे, बनाना की जो नेक है, अगर वो नेक जो है हरी है, अच्छा, और बनाना पीला है, आर्टिफिशियली रैपेंड है, सीधा पता है। अच्छा, वो आर्टिफिशियली रैपेंड है। हाँ, दूसरा है, उस बनाना को पानी में डाल दो। अच्छा, आधे घंटे बाद पानी को ऑब्जर्व करो, तो आपको समझ में आ जाएगा पानी की दुर्दशा क्या होगी। अच्छा, सबसे आसान एप्पल है, जो कोटिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं, आप हल्का सा गुनगुना पानी ले लो, उसमें डाल दो, तो उसका जितना भी वैक्स है, कोटिंग जो कोटिंग उसके ऊपर है, वो उस पानी में आ जाएगा, और आपको पानी के ऊपर एक लेयर मिलेगी वैक्स की, तो वो उसे आप, अच्छा, कि वो केमिकल है। जैसे पपाया है, वो भी आर्टिफिशियल राइपेंड है। मैं आपको बताऊं, पपाया पूरा पका हुआ है, लेकिन जब काटेंगे तो उसमें जूस नहीं होगा, वो जूस नहीं, सूखा लगेगा आपको। वो क्या है? वो आर्टिफिशियल राइपेंड है। आप देखिए, पपाया क्यों खाया जाता था? आप देखो, अगर देखो उसमें पपाजीन होता है, खाया इसलिए जाता था कि हमारा जो पेट है, उस स्टमक ठीक हो जाए। अगर आज पपाया खा लेंगे तो गला भी खराब होगा, वो भी खराब होगा। तो एक तो ये करें, जो जनरल प्रिकॉशन है, कि फ्रूट्स जो भी लेके आए, उसको आधा घंटा पानी में डाल दें, और उसके बाद एक पानी और वॉश करके उसको डाल दें, और उस पानी को फेंके नहीं, अपने गमले में डाल दें। है ना? आप ऐसे तो 2 बार धोएंगे या 3 बार धोएंगे तो पानी वेस्ट करेंगे, इतना पानी तो हमारे पास है नहीं। तो उस पानी को अपने गमले में डाल दें, या बकेट में रखें, फ्लोर वॉशिंग में काम आ सकता है, व्हीकल वॉशिंग में आ सकता है, आपके टॉयलेट में यूज हो सकता है। तो उस तरह से, जैसे जल की किफायत हमारा एक कैंपेन है, हम बच्चों को एक टूल बनाना सिखाते हैं कि हाथ धोने में क्या है, अगर आप मग से धोते हैं या टैप से धोते हैं और हमारे टूल से धोते हैं, तो 75% पानी बचता है, इतना पानी बच जाता है। तो वो टूल, अभी तक 51 स्कूल्स के साथ हम काम कर चुके हैं, उनको हैबिट इनकलकेट करते हैं, जिससे कि हाथ धोने, क्योंकि एक बच्चा दिन में कम से कम 6-7 बार हाथ धोता ही धोता है। तो अगर 100 ml भी एक बार यूज किया, अगर 10 बार भी धोया, तो 750 ml पानी बचाया उसने। और आप सोचो, अगर हमारे पास 10 लाख स्टूडेंट है, तो 750 ml को 10 लाख से मल्टीप्लाई किया, इतना पानी बचा दिया उसने। तो जल की हमें, जल संरक्षण अलग चीज है, जल किफायत अलग है। किफायत का मतलब यह है कि मान लीजिए आपके घर में सब्जी कम थी, तो माता जी ने कैसे जुगाड़ करके आए हुए मेहमान का भी काम चला दिया, ये किफायत है। जैसे हम पहले तोरई बनाते थे, तो तोरई के छिलके की सब्जी बनाते, तो वैरायटी भी हो गई, लेकिन किफायत, वेस्ट नहीं है। तो ये जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये सिटी वेस्ट कॉन्सेप्ट है। गांव का आदमी वेस्ट नहीं जानता, उसको वेस्ट से मतलब नहीं है। तो इस तरह से, मतलब एक्चुअली क्या है ना, ये बड़ा आपस में मिला जुला है। आप जब घुसोगे तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे, तो इनोवेशन हो जाएगा, क्योंकि नीड ही जो है इनोवेशन की माँ है, वही मदर है उसकी। और सर, जैसे आम जनता दूध तो पीते ही हैं, पी लेते हैं, उसको टेस्ट कैसे किया जाए कि ये मिलावटी है या पानी मिला रखा है, केमिकल है? एक तो बड़ा खेल देखिए है,
जब मैं बात कर रहा था ना आपसे लैक्टोमीटर की, हम्म, तो बाजार ने सोचा यार तुम ही पतला दूध करके बेच लो, उसका नाम अलग रख दो। एक उसको बोलेगा टोन्ड है, एक फुल क्रीम है, एक फुल फैट है, तो वो झंझट ही खत्म कर दिया उसने। ठीक है। अब क्या है, दूध का क्या है, जो सबसे आसान तरीका है कि दूध को अगर आप एक प्लेट ले लें और प्लेट के कोने पे आप उसको डालें दूध को, अगर वो एक लाइन में चल रहा है, इसका मतलब उसमें एडल्ट्रेशन नहीं है। ये बड़ा आसान सा है, मैं आपको बताऊं। दूसरा क्या है, पीएच पेपर आता है, 15 रुपए का आता है, आप 100 से ज्यादा टेस्ट कर सकते हैं पीएच पेपर से। तो पीएच पेपर घर में रख लो, एक छोटा सा टुकड़ा लिया, आप ये देख लो कि इसकी पीएच जो है न्यूट्रल है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते होंगे कि यार मेरे को गैस्ट्रिक हुआ, एसिडिटी हुई, तो मैंने क्या किया, ठंडा दूध पी लिया। लेकिन अगर दूध में मिलावट है और ठंडा दूध पी लिया तो मर जाएगा वो, उसको अल्सर भी हो सकता है। तो दूसरा टेस्ट ये है कि पीएच से देख लें कि वो जो है 7 के आसपास है या 6.5 से 7.5 के बीच में है या नहीं है। पीएच जो है 6.5 to 7.5, उतना अगर पीएच है तो न्यूट्रल है। अदरवाइज अगर ऊपर या नीचे है तो वह या तो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा, है ना। दूसरा ये। तीसरा उसका एक आसान टेस्ट और है, मैं आपको बताऊं, अगर उसमें आर्टिफिशियली जो है वो डाला गया है, फैट डाला गया है, उसका सबसे आसान टेस्ट है, आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, उसमें शुगर डाल के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दीजिए, अच्छा, चीनी के कुछ दाने डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, और 2 बूंद जो है आप लेमन की डाल दीजिए। अगर उसका जो कलर है मिल्क का वो येलो टू पिंक होता है, अच्छा, तो येलो है तो कम मिलावट है, कम एडल्ट्रेशन है, पिंक है तो ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, अच्छा, कई बार रेड भी हो जाता है। तो उसी फॉर्मेट में इसका स्केल डेवलप कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान टेस्ट है। आपको यूरिया का टेस्ट करना है, यूरिया दूध में है नहीं है, तो चने की दाल ले लीजिए, मैंने बेसन नहीं कहा क्योंकि बेसन में मिलावट पॉसिबल है, तो चने की दाल ले लीजिए, उसको क्रश करके दूध में डाल दीजिए, छोटा सा सैंपल लेके। इसके लिए जरूरी नहीं है आपके पास टेस्ट ट्यूब हो, कुछ कांच का ग्लास ले लीजिए। उसके बाद क्या करिए, एक चुटकी जो है ना आप उसमें हल्दी डाल दीजिए, पिंक टू रेड कलर आएगा तो यूरिया है उसमें। तो ये बहुत आसान टेस्ट है। जैसे मावा है, मावा आसान टेस्ट है बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, बहुत रफ टेस्ट बताऊँ कि आपने देखा होगा बचपन में क्या करते थे, हमारे ये गाल फटते थे, कुछ फटते थे, माता जी मलाई लेके हमारे लगा देती थी, चिकना हो जाता था ना। मलाई में चिकनाई क्यों है? इसलिए है कि वो उसका क्रीम है आ गया उसमें। मावा क्या है, मावे में से सिर्फ दूध में से पानी को एवोपरेट किया तो मावा बनाया, तो यानी फैट तो नहीं निकाला ना। आप थोड़ा सा मावा लेके हाथ पे रगड़िए, आपको पता चल जाएगा कि मावा असली है नकली है। अगर आपका हाथ चिकना हो गया तो इसका मतलब असली है वो। ऐसे ही पनीर है, पनीर में से फैट नहीं निकाला आपने, है ना, पानी निकाला है, तो आप मावे को, पनीर को भी ऐसे करके देख लीजिए। ये बहुत आसान टेस्ट हमने डेवलप किए, और ये हमने पूरे, और इसको कैलिब्रेट किया है हमने। मैं आपको बताऊं, इसको ये भी कैलिब्रेट किया है कि हमने आर्टिफिशियल पनीर बनाया और उसमें 10% डाला फैट, 20% डाला, 50 डाला, वो डाल के भी देखा, तो वो उसको कैलिब्रेट किया है, तभी हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये सारे टेस्ट को मान्यता दी। अभी क्या मैं आपको बताऊं कि 3 तरह की मिलावट है। एक तो वाटर सॉल्युबल है, एक एसिड सॉल्युबल है, और एक आपका जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। सीधी सी बात। तो जैसे कोरिएंडर पाउडर है, स्पाइसेस है, धनिया की बात करते हैं, धनिया कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं हुआ है, वो सॉल्युबल नहीं है। अगर आप धनिया डालते हैं, पाउडर डालें चाहे साबुत डालें, आप एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए, अगर विदाउट लीविंग कलर वो सेटल हो जाता है, इसका मतलब उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, पानी गंदा नहीं होना चाहिए, ये बहुत आसान है। ऐसे ही जो है रेड चिली पाउडर है, आप डालिए, पानी में कलर जो है ना हल्का येलोइश तो आएगा, रेड नहीं आएगा कभी भी। रेड है मतलब इसका मतलब एडल्ट्रेशन है। मैं आपको बताऊं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे पानी से संभव है। इसी तरह से आप देखिए कि आपका ये रेड चिली है, रेड चिली में जनरली क्या होता है, रोडामिन बी मिला देते हैं, रोडामिन बी मिला दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, तो हल्का सा जो है स्प्रिट डाल दीजिए, अल्कोहल डाल दीजिए, जो घर में हो वो डाल दीजिए, तो अगर उसमें वो कलर आ गया तो समझिए उसमें रोडामिन भी मिला हुआ है। अच्छा। हल्दी में बहुत आसान है, नेल पॉलिश रिमूवर तो सबके घर में होता है, एक रुई
का कॉटन लीजिए, उस पे नेल पॉलिश में रिमूवर डाल दीजिए, 1 पिंच जो है आप हल्दी डाल दीजिए, और अगर आपकी जो कॉटन है वो येलो हो जाती है, अच्छा। इसका मतलब है आपकी टर्मरिक ने कलर छोड़ दिया। जो टर्मरिक है वो कभी भी कलर नहीं छोड़ती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा। और नेल पॉलिश रिमूवर तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है। तो अल्कोहल मिल जाए, आप अल्कोहल यूज़ कर लीजिए, स्प्रिट यूज़ कर लीजिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप सोचो ना कि जो हल्दी है इतना पवित्र है कि वो बच्चे के होने में से लेके मरने तक, शादी ब्याह में, सब में, और देवता को भी चढ़ाते हैं, बिल्कुल। है ना। इस बिकॉज ऑफ कर्क्यूमिन। अगर कर्क्यूमिन है तो वो कैंसर को भी दूर कर सकता है। आपके जो मौसम से होने वाली बीमारियां हैं ना, जैसे अब ठंडा आने वाली है ना, तो लोगों के गले खराब होंगे। अरे कुछ नहीं करना है यार, रोजाना थोड़ी सी हल्दी लेनी है, दूध में डालो या पानी में डालो, बॉईल करो, पी लो, तो आपको जो है ये नहीं होगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि अगर आपको एसिडिटी होती है, आपको पेट में अल्सर है, आपको हल्दी नहीं यूज करनी चाहिए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट किसको यूज करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही लौंग है, जैसे लौंग बड़ा आसान है। लौंग जो है ना, आप देखोगे उसकी शेप देखना, वो बोट शेप जैसा है। अब बोट शेप जो है, आप उसको पानी में डाल दीजिए, अगर वो फ्लोट करता रहा तो समझिए लौंग ठीक है, अच्छा, है ना, क्लोव ठीक है। वरना अगर वो सेटल हो गया, इसका मतलब है उससे ऑयल निकाल लिया गया है। अच्छा। इसी और वो तरह जो छोटी वाली इलायची होती है सर, मतलब लोगों गृहिणियों की ये शिकायत होती है कि उसका ना फ्लेवर नहीं आता हाँ चाय में हाँ अगर डालो। हाँ, तो क्योंकि उसका वो ऑयल वो निकाल निकल लेते जाते हैं, हैं। उसका ऑयल अच्छा। निकाल लेते हैं। ऐसे ही जो है ब्लैक पेपर है, हाँ हाँ। काली मिर्च है। मिर्च, हाँ हाँ। तो काली मिर्च क्या है, वो स्फेरिकल है। अगर आप देखें स्फेरिकल है, 3D है, सर्किल का। आप उसको पानी में डालेंगे तो उसको अंडर ग्रेविटी बैठ जाना चाहिए। लेकिन अगर अंडर ग्रेविटी बैठ गया तो इसका मतलब ठीक है, नहीं तो ऑयल निकाल लिया। वो अच्छा, फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब उसका ऑयल वगैरह ऑयल एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा। बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि इसमें पपाया के सीड्स भी डालते हैं, पपीते के बीज भी डालते हैं। या पपीते के बीज काली मिर्च से महंगे हैं, अब नहीं डालते। अच्छा। एक जमाना था तब डालते अच्छा। थे, तो अब नहीं, अब उसमें यूज नहीं। तो ये देखिए, ऐसा ना, एक और भी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। हम अपने बच्चे को ब्रांडेड शूज लाते हैं, ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, ब्रांडेड खाना भी खिलाते हैं, ब्रांडेड स्कूल में भेजते हैं, सब कुछ बढ़िया करते हैं। लेकिन जब हम बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, हम बहुत लापरवाह होते हैं, जिससे उसका स्वाद। अब तभी देखिए ना, इतने बढ़ते हुए हॉस्पिटल्स, इतने बढ़ते हुए डॉक्टर्स, इतनी बढ़ती हुई जो मेडिकल कंपनीज, क्यों? क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है? क्या घरों में लगे हुए वाटर फिल्टर, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है वाटर क्वालिटी के ऊपर? तो मेरा यही कहना है, वो सीएम हो हमारे, और चाहे हमारा बेचारा गरीब आदमी हो, कोई ना कोई फिल्टर तो जुगाड़ करके रखेगा ही ना। तो ये क्वेश्चन मार्क है हमारी चीज़ों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने आपका एक आर्टिकल देखा था स्वीट्स और सबोटेज करके। हाँ जी। तो उसमें आपने ना ये बताया था कि जो हमारा लिक्विड शुगर है वो कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सर थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली अब क्या हो रहा है, हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जो जहाँ पे शुगर डाला जाता था, अब जो है या तो कॉर्न सिरप डाल रहे हैं या HCFC के नाम से। आपको अगर मिठाई ना थोड़ी सी ज़्यादा शाइनिंग वाली लगे, इसका मतलब लिक्विड शुगर है। अच्छा। अगर फ्रिज में रखने के बाद लड्डू आपका सख्त नहीं हुआ, क्योंकि जो शुगर है वो तो क्रिस्टलाइन हो जाएगी, तो समझ लीजिए लिक्विड शुगर है। मैं आपको बताऊँ, तो ऐसे ही सब ज़्यादातर मिठाइयों में जो है, गुलाब जामुन में भी यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में, मिठाई बर्फी में भी, इवन बेकरी में भी यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको इन सब में यूज़ कर रहे हैं। ये है, ये क्या करता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये ब्लड के साथ तुरंत रिएक्शन कर जाता है। अच्छा। जिससे यार लोगों में डायबिटीज क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है? और कारण तो है ही हैं, लेकिन ये लिक्विड शुगर तो सबसे पहला कारण है डायबिटीज बढ़ने का, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करता है। हम ग्लूकोज क्यों देते हैं? आदमी को वीकनेस आती है, कुछ होती है, तो हम क्यों देते हैं? वो देते हैं कि जिससे कि उसको तुरंत एनर्जी मिले। तुरंत एनर्जी तो मिलती है, लेकिन वो एक लिमिटेड उसमें देते हैं ना, रेगुलर डाइट का हिस्सा तो नहीं है ना। तो जैसे तुलसी है ना, हमको बोला गया ना संडे को मत खाओ, कारण है उसका, उसके अंदर मरकरी है, हमें वो साइकिल ब्रेक करना होता है, वो साइंटिफिक है। हमारे बड़े लोग थे, उन्होंने ही तो ये पता किया था कि जो आटा लेके उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं, ऐसा तो नहीं किया
आटे की जगह नमक लिया हो, नमक की जगह आटा लिया हो। हम्म, कितनी रिसर्च की होगी, माताओं ने कितनी रिसर्च की होगी, कितनी हल्दी डालनी है, टर्मरिक कितना है, चिली कितनी डालनी है, धनिया कितना डालना है, ये रिसर्च ही तो है ना। तो पानी दाल को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये जो रिसर्च है वो यही शो करती है कि हमें अपने खाने पर फोकस करना चाहिए। वरना आप किसी घर का सर्वे करके देख लो, 30% एवरेज ईयर की जो इनकम है डॉक्टर के पास है, पता कर लो आप, मोस्टली जो है। क्योंकि हम दूसरा ये है कि हम हेल्थ पे ध्यान नहीं, फूड तो एक है ही है, फूड पे तो ध्यान हमारा है ही नहीं। हमें आजकल के बच्चों को पता करो चने की दाल अरहर की दाल में अंतर क्या है, नहीं पता, कलर से बताएंगे। नहीं येलो दाल, हाँ, येलो बोलेंगे, येलो बिल्कुल, तो सबको मूंग की येलो दाल भी बोलेंगे। होती है, वो भी तो येलो है ना। तो वो नहीं करना है। इस तरह का चीजें हैं, समझने की जरूरत है इसका। अच्छा, हाँ जी। तो सर कुछ हेल्दियर स्वीटनिंग ऑल्टरनेटिव्स बताइए ना कि क्या ले सकते हैं आप। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जैसे गुड़ है, हम्म, अब गुड़ में मेरा प्रॉब्लम है, हम्म, हम्म, गुड़ में उसने आर्टिफिशियली जो है प्रिजर्वेटिव डाला है, हम्म, अब वो नेचुरल गुड़ मिलेगा नहीं। ऐसी खांड है, खांड को भी यूज कर सकते हैं, गुड़ भी यूज कर सकते हैं, आप आपके उसमें आता है। लेकिन समस्या सिर्फ एक ये हो रही है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसमें प्रिजर्वेटिव ज्यादा डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो आपको देखना होगा, अभी मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा सा नीचे चले जाइए, 20-30 किलोमीटर दूर चले जाइए, तो वहाँ गुड़ की फैक्ट्रियां हैं, छोटे छोटे कोल्हू लगे हैं, तो जाके बैठ जाओ ना यार एक दिन, बनवा लो अपना 10 किलो गुड़, 20 किलो गुड़, या शक्कर बनवा लो, वो आपको अपने आप में। दूसरा ये, मैं एक चीज और भी कहना चाहता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स में भी कहता हूँ, एक फिल्म आई थी होम अलोन, उसमें एक छोटा बच्चा ना घर में अकेला रह जाता है, तो उसका टूथ ब्रश खराब हो जाता है, तो वो दुकान पे जाता है और उसे कहता है टूथ ब्रश दे दो। जब वो लेता है तो पता है क्या सवाल करता है कि क्या ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से अप्रूव्ड है। हम में ये एटीट्यूड नहीं है, बड़ों में नहीं है, बच्चों की तो बात छोड़ो। क्या कोई दुकानदार से जाके पूछता है कि भाई ये तुमने मिठाई बनाई है, क्या इसमें कॉर्न सिरप तो नहीं डाला तूने? किसी फल वाले से पूछा कि भाई ये तेरा पपाया है, क्या आर्टिफिशियल राइपन तो नहीं है? बता दे यार, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस नहीं, एटीट्यूड की कमी। अच्छा, एटीट्यूड की कमी, हम ध्यान नहीं देना ध्यान चाहते, नहीं देना चाहते, नजरअंदाज करना चाहते हैं, है ना, ये समस्या है। अब ये मुझे बताओ ना, अभी दिवाली आने वाली है, हम पटाखे वालों को दोष देंगे, लेकिन उससे ज्यादा तो मस्टर्ड ऑयल जो है पोल्यूशन कर देता है, क्योंकि हर घर में 10 दिए तो जले, आप मान लो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा। और वो जो हमने सरसों का तेल लिया, मस्टर्ड ऑयल लिया, वो तो एडल्टरेटेड है, वो तो मिलावट है उसमें, तो उसका जो पोल्यूशन होगा उसको कोई मेजर नहीं कर रहा, उसकी बात भी कोई नहीं कर रहा, जबकि वो नंबर लार्ज है। पटाखे ना छोड़ने वाले तो शायद आपको 30% मिल जाए, लेकिन दीपक ना जलाने वाले आपको शायद एक भी नहीं मिलेगा। वो धर्म नहीं मानता, वो अलग चीज है, वो दूसरे धर्म को, लेकिन उतना नहीं। तो हम जानना नहीं चाहते ना, चीजों को समझना नहीं चाहते। और फूड में तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कई जगह है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, वहाँ की बात अलग है, लेकिन इंडिया में तो कोई, और वो खाना सबको मिलता है। मैंने तो अपने इतने बड़े कैरियर में ब्रांडेड भी टेस्ट किए, नॉन ब्रांडेड भी टेस्ट किए। आप ये देखो जितने जूसेस आ रहे हैं सब में लिक्विड शुगर, बेकरी में लिक्विड शुगर है, शुगर में ये आपका स्वीट्स में है, ये सब लिक्विड शुगर है, तो बीमारियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ड्राई फ्रूट्स, अब दिवाली में या कैसे भी जाओ, किसी के घर में जाओ, तो वो ड्राई फ्रूट खिलाना पसंद करते हैं। नहीं भाई साहब, हम मिठाई नहीं खाते हैं, हम बेकरी भी नहीं खाते हैं, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, हम ड्राई फ्रूट खिलाते हैं। आप रात को बादाम या किशमिश भिगो दीजिए पानी में, आप सुबह पानी का हाल देखिए, अगर आपने बिना वॉश किए हुए ड्राई फ्रूट्स खा लिए तो आप समझ लिए कितना एडिटिव और कितने प्रिजर्वेटिव आपके अंदर जाने वाले हैं। सेफ नहीं है, आप डाल के देख लो, एक बार ट्राई करके देख लो। नहीं, भिगाते हैं, नहीं हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ पानी का अगर हम अपने मेहमान को नहीं देते ना भिगा के। क्या जैसे पहले होता था, धनिया घर में आया, उसको माँ जी ने धोया, सुखाया और तब पीसा।
है ना, ऐसा तो नहीं कर रहे ना हम। हम्म, एक्चुअली क्या है, अब अगर आप बादाम को रख दो, ओपन में रख दो, उसमें कीड़ा नहीं लगता साल भर तक। कीड़ा क्यों नहीं लगता? क्योंकि केमिकल है उसमें। पहले तो लगता था। अब सूजी में कीड़े नहीं पड़ रहे हैं। क्यों नहीं पड़ रहे हैं? उसमें प्रिजर्वेटिव है। दाल खराब नहीं हो रही है, प्रिजर्वेटिव है। तो अगर कोई चीज नेचर ने बनाया है तो उसको उसको फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिला, उसे मरना थोड़ी है। मतलब यानी कि जो जो छोटे जीवाणु है वो हमसे ज्यादा अक्लमंद है, वो नहीं खाएगा उसको, हम खा रहे हैं। तो फूड तो बिल्कुल सेफ नहीं है। हम अगर प्रिकॉशन नहीं है, प्रिवेंटिव नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूरी सोसाइटी थी, हमारा जो आयुर्वेद है या हमारा जो फूड कल्चर था वो प्रिवेंटिव था। हमारी रसोई जो है हर बीमारी का इलाज है, वो होने ही नहीं देगी बीमारी, है ना। जैसे मैंने हल्दी के बारे में आपको बताया, उस फॉर्मेट में जीरा है। जैसे जीरा जो है हल्का सा गुनगुने पानी में अगर आप लेते हैं तो आप बॉडी को अंदर से आपको जलन वगैरह इन सब चीज़ों से सेव करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम खा क्यों रहे हैं, हमारे घर बड़ों ने क्यों हमारे फूड में डाल दिया है, उसका कारण है, उसकी साइंस है, उसका विज्ञान है अपने। तो जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के जो आउटलेट्स हैं, तो क्या वहीं से हमें चीज़ें लेनी चाहिए? देखिए गारंटी है कि वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होंगी? सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो तो बहुत साइंटिफिक है, उसे सब पता है। और जो उसको कंज्यूमर है उसके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए मैं बहुत चाहता हूँ कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिया और मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है या नहीं है, इसको टेस्ट कराना चाहूँ, तो मेरे पास फैसिलिटी नहीं है। आप देखिए पूरे उत्तराखंड में कहाँ फैसिलिटी है? दिल्ली जाना पड़ेगा, आईसीआर लैब जाना पड़ेगा, और आईसीआर लैब वाला बोल देगा अभी 2 महीने बाद आना, सैंपल छोड़ जाओ, फिर बड़ा पैसा लेगा। तो जो फूड टेस्टिंग वाले हैं ये सब लोग कहते हैं कि हमने टेस्ट किया है, उन्होंने एक बैच टेस्ट किया है। इनके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि राउंड द ईयर उसको हर बैच को टेस्ट करें। हमें बहुत सारी चीजें ऐसे सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है हमारे यहाँ। भाई तुम कॉर्न सिरप डाल रहे हो ना, डिक्लेयर कर दो यार, जिसको लेना वो लेगा, जिसको नहीं लेना वो नहीं लेगा, है ना। बता दो कि अखरोट की क्रीम में यार हमने प्रिजर्वेटिव डाल रखा है क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसे डाल रखा है भाई, तो अगर आपने लेना है तो नहीं लेना, नहीं तो वो भी तो नहीं है। तो ये होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिक्लेरेशन ही आ जाए। जी 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 सर, ग्लोबल वाटर क्राइसिस की बात करते हैं, है ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा रीज़न बताइए कि होता क्या है ये ग्लोबल वाटर क्राइसिस? एक्चुअली क्या है ना, पूरी दुनिया में जो स्वीट वाटर है, जो पीने का पानी है, उसकी मात्रा तो कम है। अब आप देखो कि हमारे पास एशिया का 40% वाटर टावर है उत्तराखंड में। हमारा जो है गंगा यमुना से लेके सारी कलियाँ, क्योंकि सारी यहाँ से मैक्सिमम जाता है। 40% पानी हमारे पास है भारत का, मैं आपको बताऊं। लेकिन पीने का पानी कितना है? आपके दर में क्राइसिस हो जाता है। ऐसे ही क्राइसिस बेंगलोर में पानी का क्राइसिस हो गया था, शिमला में क्राइसिस हो गया था। तो उसका कारण यही है कि हम जो बियरिंग कैपेसिटी है, एक स्थान की जो बियरिंग कैपेसिटी है वहाँ ज़्यादा लोग आ जाए, है ना, वो उसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। दूसरा क्या हुआ, अभी जो मॉडर्न टॉयलेट्स हैं, अब तो खैर उसमें भी किफ़ायत करने वाले सिस्टम्स बनने लगे हैं, लेकिन आप देखिए एक बार यूनिट पास करने जाते हैं तो आपको 20 लीटर पानी चला जाता है, 10 लीटर पानी चला जाता है, 5 लीटर पानी चला जाता है। आपके पास कोई किफ़ायत का वो जरिया नहीं है। तो एक तबका तो पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है और एक बंदे को एक बाल्टी पानी जो है दिन भर यूज़ करने के लिए नहीं। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो वाटर क्राइसिस तो है। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी बनी है, जैसे सी वाटर को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे दुबई है आपका, है ना, इजराइल में तो पानी नहीं है, कनाडा में पानी नहीं है, तभी वहाँ हाइड्रोपोनिक्स से सब्जियां उगाते हैं, मैं आपको बताऊं। तो ये दिक्कत तो है ही है पानी की जो है। जैसे भी हमारे मोदी जी गए थे ना इजराइल में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने सी वाटर को ड्रिंकेबल और उन्होंने कंज्यूम भी किया मोदी ने ना। तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? वो जो है आप रिवर्स ऑस्मोसिस की जो टेक्नोलॉजी है, अच्छा, वो सब जगह है। आपका सिंगापुर में भी है, सिंगापुर में भी सी वाटर यूज होता है, दुबई में भी, इजराइल में भी यूज होता है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे हम सी वाटर ले, क्योंकि सी में अभी वाटर है बहुत है, तो उसको करने के बाद कई जगह है, जैसे कानपुर वगैरह में है, वहाँ पे हम सीवेज वाटर को ट्रीट करके हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। अच्छा,
एक समस्या और है। समस्या ये है कि 2 तरह के वाटर है हमारे पास, एक तो रॉ वाटर है हाँ, और एक है पीने वाला पानी। हम्म, तो रॉ वाटर को पीने वाला पानी बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, हम्म, लेकिन हम 2 पाइपलाइन नहीं बना रहे कि भाई पीने के पानी के लिए ये पाइप है, यहाँ से पीने का पानी ले लो। रॉ वाटर में आपको घर बनाना है तभी भी आप स्वीट वाटर दे रहे हो, है ना। आपको गार्डनिंग करनी है, आपको व्हीकल वॉशिंग करनी है, आपको वर्कशॉप चलाना है, आपको कुछ भी करना है, आपको इंडस्ट्री चलानी है, आप क्या दे रहे हो? अच्छा पानी दे रहे हो। तो अगर अभी प्लानर्स ही इसकी कदर नहीं कर रहे हैं, और प्लानर्स को तो इसकी कदर करनी चाहिए ना। आम आदमी कैसे करेगा? अभी जैसे मैं आपको बताऊं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, क्या हर घर में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? बिकॉज अभी आपने रिसेंटली देखा था देहरादून में पानी की बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। कई जो बोर्डर्स थे वो बिल्कुल बच्चे सड़क पर तुर रहे, पानी ही नहीं था उस नहीं, समय। आप ये देखिए ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम्म, तो हमें ये चाहिए कि जितने भी बड़े लोग हैं अब उनको आगे आना चाहिए। बड़े से मेरा मतलब ये है जिनके पास स्पेस है, पैसा है, उनको अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने चाहिए। अगर वो 50,000 लीटर का एक रेन वाटर स्ट्रक्चर बनाते हैं, बहुत महंगा नहीं बैठता, 2.5-3 लाख रुपए का बैठता है, ज़्यादा नहीं महंगा बैठता। तो उसको आपने सब जगह यूज़ कर लो, टॉयलेट से लेके सब जगह यूज़ कर लो, और उसको यूज़ करने के बाद अगर बचे तो पड़ोसी को भी दे दो यार, कि रॉ वाटर तो अपने पौधों में डाल ले, सीधी बात है। लेकिन जो हमारा प्योर वाटर आ रहा है, प्यूरिफाइड आ रहा है, उसको कम यूज़ करें, कम से कम यूज़ करें। ये क्यों हमारी एजेंसीज के ऊपर लोड रहता है? क्योंकि हम समझ नहीं रहे ना कि भाई रॉ वाटर को कहाँ यूज़ करना है, रॉ वाटर हम दे भी नहीं रहे। ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है, इस पे कानून भी बहुत बड़े अच्छे बने हैं, एनफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम अच्छे लोगों को शाबाशी देना नहीं शुरू करेंगे, तो दूसरे लोग भी देखा देखी फिर उस लाइन में आना चाहेंगे कि यार हमारे शहर में, मान लीजिए मैं आपको बताऊँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 500 घर हैं जिनको हमने मैप किया देहरादून के, कि यार ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, इन 500 लोगों को बुला के हम एक फूल दे देंगे, तो मैं गारंटी करता हूँ अगले साल 1000 हो जाएंगे। सर ये सच है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा वो वाटर क्राइसिस की वजह से होगा? पानी की कमी तो है होगी। एक्चुअली क्या है ना, आप देखो ना, अभी ये आप देखो जितने डिजास्टर आए उत्तराखंड में, ये कहाँ आए? रिवर के किनारे। आप ये देखो हमारे बुजुर्ग कितने होशियार थे, वो रिवर के कैचमेंट में बसते तो थे, लेकिन रिवर के कैचमेंट को एनक्रोच नहीं करते थे। अंतर है दोनों में। तो जो पुराना काम था धराली का, उसको कुछ नहीं हुआ, जो नया बसा वो सब गया, क्योंकि नदी अपना रास्ता तो भूलती नहीं है, वो कभी भूलेगी, कभी तो आएगी लौट के ना, कभी आएगी, नेचर है ना, प्रकृति है। तो इसलिए मेरा ये समझना है कि अगर हम ये सब करना चाहते हैं ना, तो हमें साइंस का, नेचर का सामंजस्य आपने बनाना पड़ेगा। वो समझना होगा कि समझना, किस तरीके से बैलेंस क्रिएट करना है, ये है। अब सारी नदियों को एनक्रोच करते चले जाओगे। हमने तो कश्मीर में देखा था 2014 में 22 फुट पानी मैंने अपनी आंखों से देखा है। गाय 3री मंजिल पे चढ़ गई, घर में थी, घर वाले तो भाग गए, लेकिन वो ऊपर चढ़ गई। 22 फुट पानी देखा। आप सोचो क्यों? वहाँ पे इसी तरह का छोटी कैनाल थी, उसके ऊपर स्लैब डाल के लोगों ने घर बना दिए, सब रोक दिया। तो अभी आप ये देखो ना, देहरादून एक ऐसी जगह है जहाँ पे नेचुरल स्लोप्स हैं, यहाँ वाटर लेवल होना एक क्वेश्चन मार्क है इंजीनियरिंग के ऊपर, क्वेश्चन मार्क है। सीधी, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई पानी तो एकदम फ्लो हो जाता है। रिसेंट घटनाएं आपने देखी होंगी, पूरा शहजारा में हो गया, मसूरी में हो गया, मैसूर में हो गया। नहीं, मोहल्लों में पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, बिल्कुल मोहल्लों में पानी भर रहा है। हमारी जो कैनाल्स हैं जो सीवर की, वो जो है वो छोटी हो गई, पहले बहुत गहरी गहरी होती थी। तो हमें ध्यान देना, हमारा प्लानिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारे उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखो कि ये जो पानी था ना, वर्ष जो है आपदा नहीं है, ये संपदा है, ये रिसोर्स था, हम इसको नहीं ले पाए, और नहीं ले पाए ये हमारी नाकाबिलियत है। प्रकृति ने तो दबा के दिया ना, ले लो भाई। पहले क्या होता था,
गाँव में तालाब होते थे, तो पूरे गांव का पानी इकट्ठा वो हुआ और ढलान उसका ऐसा होता था कि उस तालाब में चला जाए पानी। जैसे हमारे यहाँ तालाब है झंडे साहब पे, पहले तो ये छोटी छोटी कैनाल्स के थ्रू पानी वहां जाता था, एक्सेस वाटर उसमें चला जाता था, तो वो तालाब हमने बंद कर दिया। तो हमारा जो हमें जो मिल रहा था, जो ग्लोबल अगर आप देखें वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं, इससे मिसमैनेजमेंट। नेचर तो दे रहा है, तो जहां पे अब पानी क्या है, आपने जो है पानी की एक और समस्या हो गई, सड़क है ना, सड़क के किनारे जो ग्रीन बेल्ट होती थी, ग्रास लैंड होती थी, खत्म कर दिया, पक्का कर दिया, और पानी की स्पीड बढ़ गई, तो किसी को तो मारेगा वो, किसी को तो भाग के ले जाएगा। अगर वहां पे ठीक है पक्का करना था तो ऐसा कर सकते थे, जाली वाला पक्का कर देते, उसमें ग्रास लगा देते और बीच में होल्स कर देते, तो एक्वीफर मजबूत होते, तो हमारा पानी हमारे पास आता। हमारी टॉप बरसात तेज हुई, हमारी टॉप सॉइल किसको मिली? प्लेन्स को। हमारा तो सारा रिसोर्स चला गया, पानी तो गया, अपने साथ वो जो है हमारे मैन्योर भी ले गया, जो जंगलों के बीच में मैन्योर हमारा वो था अधिकार, वो किसी और के खेतों में गया। तभी तो देखो जो जितने भी हमारे आसपास के जो एरिया है, उनकी लैंड्स कितनी फर्टाइल हैं, कितनी बढ़िया खेती होती है, लेकिन हमारे इससे क्या है? तो इससे मिसमैनेजमेंट। तो जब तक हम किसी रिसोर्स को आपदा समझेंगे तो वो संपदा कैसे बनेगा? है ना, वो तो संपदा है। सर 90s में ही आपने आई थिंक सॉलिड पर्टिकुलेट मैटर पे रिसर्च की थी ना दून सिटी में, और जिस तरीके के आजकल हालात हैं, है ना, एजुकेशन हब कम, पोल्यूशन अब ज़्यादा लग रहा है ना, तो क्या चेंजेस आए हैं इन 30 साल में? आपने पहले वाला देहरादून भी देखा है? बिल्कुल बिल्कुल। देहरादून मतलब बहुत कम लोगों के पास स्कूटर होता था। अच्छा। हम रेस्ट कैंप में रहते थे त्यागी रोड पे, तो हम पैदल डीवी कॉलेज पढ़ने जाते थे, पैदल जाते थे, हमारे 2-3 चक्कर लगते थे वहाँ के, तो पैदल चलने में किसी को दिक्कत नहीं थी। मैं आपको बताऊँ, तांगे चलते थे उस जमाने में। अच्छा। हाँ, यहाँ से आप देखो दून हॉस्पिटल है, पूरे पहले तो पूरे शहर में थे, लास्ट लेन जो बची वो दून हॉस्पिटल से ढालन वाला की बची, उसको भी बंद कर दिया गया सीधे। फिर विक्रम आए, उसका सब्स्टिट्यूट विक्रम लगा। विक्रम तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन करता था, क्योंकि यहाँ पे हाइट है, एंगल है, रोड्स के ऊपर देखेंगे ना, तो जो ऊपर चढ़ेगा तो उसमें अनबर्न ऑयल निकलेगा, तो वो पूरा ऑयल बर्न नहीं होता, वो कंज्यूम नहीं होता, तो अनबर्न ऑयल बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर आएगा तो सीधा मिलेगा, उसमें लेड है, क्रोमिट है, इन सब चीजें, आपका एयर पोल्यूशन बढ़ेगा। अब क्या है, अब रोड के किनारे एनक्रोचमेंट है, व्हीकल मूवमेंट कांस्टेंट नहीं है। आप देखिए अगर 20 पे भी गाड़ियां चल रही हैं, प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कभी वो 40 कर रहा है, कभी 20 कर रहा है, कभी, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ने से, अच्छा, उसकी वजह से भी पोल्यूशन ज्यादा है, तो एनक्रोचमेंट है आपका, स्मूथ ड्राइविंग नहीं है, सड़कें चौड़ी नहीं हो सकती, सीधा है। और दूसरा है कि हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं कि हमको व्हीकल कितना चाहिए इस शहर के अंदर, बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है हमारी, तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में हमारा टूरिस्ट आ जाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 30% टूरिस्ट इन्फ्लक्स आता है, तो वो भी हमारे को पोल्यूशन देके जाता है, सीधे मैनेजमेंट नहीं है। और कुछ एरिया जैसे शिमला में है, माल रोड पे व्हीकल जाना बंद है, तो क्यों नहीं घंटाघर से लेके राजपुर रोड दिलाराम बाजार तक उसको बंद कर देते, वहां से लेके आपका बिंदाल पुल तक, क्लॉक टावर से वहां तक बंद कर देते, दर्शन लाल चौक से लेके घंटाघर तक बंद कर देते, ये नो व्हीकल जोन है, पोल्यूशन रिड्यूस होगा। सिटी फॉरेस्ट नहीं है हमारे पास। आप देखिए एक छोटा सा सिटी फॉरेस्ट आप समझो, एक तो गांधी पार्क, एक ये यहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस के सामने छोटा सा पार्क वो है, वो थोड़ा सा है, एक हमारे पास सर्वे ऑफ इंडिया का है, ये छोटे छोटे फॉरेस्ट हैं, छोटी छोटी पॉकेट है। तभी तो आप देखिए ना पूरे शहर में हमने इन्वर्जन लाइंस, आप आज भी महसूस करोगे, मान लीजिए क्लब टावर से जाओ, आप डाना लग से चले जाओ, आप कुछ जगह जाके देखोगे सडनली 1 फीट के आगे आपको टेम्परेचर डाउन मिला, या एफआरआई की तरफ चले जाइए, तो इस तरह की इन्वर्जन वॉल्स हैं, थी हमारे यहाँ, जो कि बिकॉज ऑफ सराउंडिंग फॉरेस्ट की वजह से। तो हमें ये
करना पड़ेगा कि जो हम अगर सीमेंट लगाते चले जाएंगे, पक्का लगाते चले जाएंगे, सड़कों के किनारे हम चाहें तो 6 फुट इधर 6 फुट इधर फुटपाथ बना सकते हैं, जिनको ग्रासलैंड में कन्वर्ट करते हैं। वो है ही नहीं हमारे पास। तो इस तरह का छोटी पत्तियों के पौधे हम चाहें तो डिवाइडर में लगा सकते हैं, वो पोल्यूशन को कम करती है। तो अगर हमने वो पौधे लगा दिए जो हमारे माइक्रो क्लाइमेट जोन के नहीं है, तो उसकी वजह से भी पोल्यूशन और बढ़ रहा है। लेकिन इससे टोटल मिसमैनेजमेंट, इसमें ना तो हम जो हमारे देहरादून वासी हैं सिटीजन्स का सहयोग नहीं ले रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, और कहीं पे अगर हमें कोई लॉ को एनफोर्स करना भी पड़ता है तो हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी का भला है ना, सोसाइटी का भला है, समाज का भला है। तीसरा यह है कि जो हमारी जो वैली है वो बाउल शेप है। अगर देखें, आप समझो कि आप कुकर की तलहटी में बैठे हो, तो हमारा जो पोल्यूशन है इस शहर का वो मोहन पार नहीं करता है, लेकिन गुड़गांव का पोल्यूशन रुड़की आ जाता है। यहाँ का पोल्यूशन आपको डे वाला नहीं मिलेगा, तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो ज्यादा होता है एक ही जगह पे। तो उससे क्या है कि सांस की बीमारियां, आपको इस तरह की चीजें नाक से वो अंदर जाएंगे तो आपको, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमने कई बार कहा था कि जहाँ पोल्यूशन वाला होता है उनको थोड़ा सा गुड़ जो है रोजाना खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे एयर पोल्यूशन से जो कंजेशन आपको हुआ है वो आपको नुकसान नहीं है। पर वो डिपेंड करता है कि गुड़ में कोई केमिकल ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। सर, एक ना कहा जाता है कि जैसे सोलर बैटरी बनाने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। हाँ जी। तो ये एक मिथ है या? नहीं, बिल्कुल सच बात है। अच्छा। एक्चुअली क्या है, सोलर के साथ एक ही दिक्कत है, क्योंकि उसका बैटरी क्या है, बैटरी उसकी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करती है। ये एक तो महंगी बात है, और आपने यूज कर ली, खत्म हो गई, उसको डिकम्पोज करने के मेथड्स अभी तक नहीं आए। अच्छा। बहुत ही पोल्यूशन करती है। वही नहीं, लिथियम आयन बैटरी जो आपके मोबाइल में लगती है, इसके डिस्पोज ऑफ करने के मेथड्स नहीं है। कोई कंपनी आपको वो नियम भी नहीं देती कि मेरी कंपनी है, मुझे वापस करो। कायदे में तो ये है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट दे रहे हैं और वो पोल्यूशन करेगा बाद में, आपको वापस लेना पड़ेगा। हम अंकल चिप्स के जो पैकेट्स हैं उनको तो वापस नहीं दे रहे हैं, ना ले रहे हैं। वो जितनी भी पैकिंग है, ये भी तो टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और इससे भी पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इससे कि साउथ इंडिया की किसी गांव की पूरी बायोडाइवर्सिटी शायद चेंज हो गई है। बिल्कुल। अच्छा सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2 तरीके हैं जीने के। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हार्ड मास की कमाई तो जो है अस्पतालों में जाए, तो लापरवाह रहिए, अपने बच्चों को भी लापरवाह रखिए, और उनको एजुकेट मत करिए, अवेयर मत करिए। या एक स्वस्थ समाज बनाना चाहते हैं तो प्रिवेंटिंग तरीके में चले जाइए, आप बीमार ही ना पड़े। आप मान लीजिए गलती से कोई चीज़ खराब ले आए हैं, उसको इस्तेमाल मत करिए, उसको प्रिकॉशनरी ले लीजिए। गूगल पढ़ते हैं, सब चीज़ें देख लेते हैं, किसी की लाइफ स्टाइल भी देख लेते हैं कि वो क्या खाता है, कितने बजे उठता है, लेकिन अपने खाने को भी जरा देख लीजिए, सब कुछ है वहाँ। लाइब्रेरी देखिए। क्यों नहीं हम अपने विद्यालयों में जो है ऐसा सिलेबस बनाते हैं कि सबसे पहले ABCD की जगह नो योर फूड, वो आना जरूरी है। वो थोड़ा बहुत ये होम साइंस की बच्चियां हैं, वो जरूर सीख लेती हैं, पर वो इस्तेमाल नहीं करती उसको। दूसरा ये है कि जो एजुकेशन है, हम पढ़ रहे हैं अपने लिए, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, कभी इस्तेमाल हमें प्रश्न करना शुरू करना चाहिए। हम सवाल पूछें, सवाल नहीं पूछते। हमारी जो अपनी हैबिट्स हैं लापरवाही के साथ, उनको बदलने की कोशिश करें, तभी हम एक हेल्दी स्वस्थ भारत दे पाएंगे। अगर स्वस्थ होगा तो उसका दिमाग भी तेज चलेगा, वो इनोवेशन करेगा, क्रिएटिविटी करेगा, समाज को पॉजिटिविटी देगा, नशे की तरफ कम जाएगा, सब चीज़ें।
एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे आप हरियाणा में कई जगह देख लोगे कि बच्चे ना भागते हुए मिलेंगे और किलोमीटर आपको कोई नशे की दुकान नहीं मिलेगी, दूध जलेबी की दुकानें बहुत मिलेंगी। यहाँ बताइए दूध जलेबी की दुकानें कितनी कितनी दूर है ना। तो मेरा ये कहना है कि स्वस्थ दिमाग ही किसी का भला कर सकता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। खाना हो, पानी हो, फिल्टर आप ले आए, लेकिन फिल्टर से वाले से आपने सवाल नहीं किया कि क्या तूने अब मेरे मोहल्ले का पानी टेस्ट करके इसको फिल्टर को कैलिब्रेट किया है, नहीं किया, है ना। तो हम प्रश्न करना सीखें, उनके उत्तर लेना सीखें और खाने को और पानी को कम से कम वो उसको बहुत सही बात बोली सर आपने। सर समय की शॉर्टेज की वजह से पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आपका जो रिसर्च का फील्ड है बहुत ही वास्ट है और हम आशा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में दोबारा आएंगे और हम किसी दूसरे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच पूरा हमारा ये एपिसोड देखने के लिए। और आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट के बिना, क्योंकि जो हमारे ऐसे गेस्ट हैं उनको हम आपके लिए ही लाते हैं और तरह तरह की जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट से। नमस्कार।